अपनी कविता को देता हूं पूर्ण विराम और अंत में सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सत सलाम। आपके सामने जो हमारे कैशियर हैं, जो हमारे पैसे की पूरी सुरक्षा रखते हैं, राजीव जी बहुत बढ़िया कविता सुनाई। उनके मन में इच्छा थी, उन्होंने मेरे से पूछा मैं कविता कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जोरदार तालियां बजाकर उसका मनोबल बढ़ाइए। अब मैं आदरणीय राजेंद्र राजा जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे सभा में हमारे साथ साथ धीरे धीरे माहौल को अच्छा बनाते हुए एक जोरदार कविता सुनाएंगे। उसके बाद फिर मैं सभा की कार्यवाही आगे चलाऊंगा। इस तरह से हमारा गठजोड़ चलता रहेगा। आज उपस्थित सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल जाएंगे। आज उपस्थित सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल जाएंगे, क्योंकि अब आपके सामने आदरणीय राजेंद्र राजा जैसे हास्य कवि आएंगे। आज वो अपनी कविता से आपको हंसाएंगे और खुशी की नई लहर दौड़ाएंगे। आदरणीय राजा जी। जीवन संचय सहकारी समिति, उनके संस्थापक माथुर जी, उनके जितने भी सहयोगी मित्र हैं और उस संस्था के जितने भी सदस्य हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मैं प्रणाम करता हूं उस मनस्वी महिला को जिनके आशीर्वाद से माथुर जी ने इस संचय अपनी सहकारी संस्था को जन्म दिया। आदरणीय श्रीमती शकुंतला जी, मैं उनके चरणों में अपना प्रणाम देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही संस्कारवान लोग हमारे यहाँ पर आते रहें और आप लोगों की सेवा करते रहें। माथुर जी को मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता था, लेकिन जब इनका फोन मेरे पास आया कि राजा साहब आपको हमारे कार्यक्रम में आना है, तो मैं हैरान हो गया कि आखिर माथुर जी कौन है। तो इन्होंने किसी ऐसे ही कार्यक्रम में मेरी बात को कहीं सुन लिया होगा। इनको ना जाने कौन सी मेरी बात अच्छी लग गई, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूं कि मुझसे अच्छे कवि तो स्वयं माथुर जी भी हैं, और उनसे भी उनके जो सहयोगी हैं मिस्टर गुप्ता जी, उन्होंने तो लाजवाब ही कर दिया। मुझे तो बुलाने की जरूरत नहीं थी इन्हें। जहां दो इतने महान कवि हों, और अभी तो छुपे भी बैठे हो सकते हैं, पता नहीं कितने कवि इन्होंने बना रखे हैं। तो ऐसे में माथुर जी को, गुप्ता जी को और आप सभी को, जितने अच्छे श्रोता बैठे हुए हैं, मंचासीन बहुत बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले कि मैं आपसे कविता से जुड़ूं, यहाँ पर संदीप जी बैठे होंगे। अगर संदीप बैठे हों तो वो जरा 1 मिनट के लिए मंच पर आ जाएं। संदीप वशिष्ठ जी, हाँ। और मैं चाहता हूं कि मुझे पता नहीं था कि माथुर जी कवि हैं, और राजीव जी जो गुप्ता जी हैं वो भी कवि हैं। उनको मैं अपनी एक पुस्तक जरूर भेंट करना चाहूँगा, इस खुशी में कि वो कम से कम आज वो मेरे अपने कैटेगरी के बनकर, मेरी श्रेणी के बनकर एक कवि के रूप में इस मंच पर वो आए हैं। तो मैं पहले माथुर जी को बुलाना चाहूँगा कि माथुर जी आए और इस पुस्तक को ग्रहण कर मुझे उपस्थित करें। गुप्ता जी भी आए, और गुप्ता जी को भी मैं अपनी पुस्तक बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। दोस्तों, यहाँ पर आज 3 पीढ़ियां बैठी हुई हैं, और जब 3 पीढ़ियां एक साथ होती हैं तो पूरा भारत यहाँ पर होता है। एक बार आप सभी लोग अपने अपने लिए तालियां बजा लें, क्योंकि आप लोगों ने आकर के जो हमारा हौसला बढ़ाया है, जो आपने माथुर जी का साथ दिया है, और माथुर जी ने आपको जो संस्कारों से जोड़ा है, निस्संदेह वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो माथुर जी के लिए 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। सुनिए साहिब आप सभी लोग, कि यह जरूरी तो नहीं सब पास हो इम्तिहान में। छोटे छोटे बच्चे बैठे, हम सभी परीक्षा देकर के आते हैं, और लेकिन सभी परीक्षा में पास भी कभी हो जाते हैं, कभी नहीं भी हो पाते। मैं उस रूप में बात करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात होती है भारत में पैदा होना।
क्योंकि अगर संस्कार हमारे बच्चों में कहीं मिल सकते हैं, संस्कार दुनिया में अगर कहीं मिल सकते हैं, तो वो आपका देश भारत है। और ऐसे देश के लिए भी अगर आप अपनी तालियों को खामोश रखोगे तो मैं कविता कैसे पढ़ पाऊंगी। तो तब ये कहता हूं कि ये जरूरी तो नहीं सब पास हो इम्तिहान में, हर किसी को जन्म कब मिलता है हिंदुस्तान में, हर किसी को जन्म कब मिलता है हिंदुस्तान में। और संस्कारों ने हमें घर पर बुलाकर यूं कहा, संस्कारों ने हमें घर पर बुलाकर यूं कहा, हम कभी मिलते नहीं है भीख में या दान में, हम कभी मिलते नहीं है। तो दोस्तों, ये माथुर जी इतने संस्कारवान हैं कि आप सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं आपके संचय जिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, दोस्तों, अगर आप इनका सहयोग नहीं करते, आप इनके साझेदार नहीं बनते, आप इनकी भागीदारी में शामिल नहीं होते, तो शायद माथुर जी का जो सपना आज एक साकार होकर के एक पौध के रूप में जो पैदा हुआ था, आज वट वृक्ष के रूप में आप सबकी सहायता से है। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके कहें। और माथुर जी के लिए मैं फिर 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। दोस्तों, आपके ऊपर भी वो पंक्तियां लागू होती हैं, क्योंकि जो अपनी हिम्मत को हार जाता है, जो अपने को साहस अपने को नहीं टटोल पाता, और जो अपने मन के भावों को छुपा करके बैठ जाता है, सबके सामने नहीं कहता, वो कभी सफलता की रास्ते पर नहीं जाता। तब मैं इनके लिए कहना चाहता हूं, सुनिए कि जिसको अपने पंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसको अपने पंखों पर विश्वास नहीं होता, कभी उड़ानों में उनके आकाश नहीं होता। आज ये धरती से आकाश तक पहुंचे हैं, क्यों? क्योंकि इनको अपने पंखों पर विश्वास था। कि जिसको अपने पंखों पर विश्वास नहीं होता, कभी उड़ानों में उनके आकाश नहीं होता। और सीता की शायद ही घर घर में पूजा होती, अगर जिंदगी भर का वो वनवास नहीं होता। अगर जिद, दोस्तों, ये जितनी भी मेहनत के त्याग तपस्या है, तब उससे जाकर के मानव का कुछ रूप बना करता है। केवल बातों से बात नहीं बना करती है, बातों के साथ जब हम कुछ काम भी करके दिखाते हैं तो उसका नाम होता है माथुर जी। तो दोस्तों, ऐसी जगह पर आकर के मैं अपने को भाग्यशाली मान रहा हूं कि केवल और केवल मैंने उनसे कहा था कि भाई साहब, मैं अकेला चना क्या भाग फोड़ूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर तो और भी चने भुने हुए रखे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भी आई हुई हैं, और मैंने सुना है कि बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं। और मैं तो डबल श्रेणी में आ जाता हूँ, बुजुर्गों की श्रेणी में भी और कवि की श्रेणी में भी। पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। दोस्तों, अभी इन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग को, देखिए, मैं अपने बुजुर्गों के लिए एक बात कहा करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली बात मैं कहता हूँ कि जो भी वरिष्ठ नागरिक है, जो भी रिटायर्ड है, मेहरबानी करके वो अपने को बुजुर्ग ना माने, बुजुर्ग मान ले लेकिन बूढ़ा ना माने। मुझे याद आ रहा है माथुर जी कवि सम्मेलन में एक नौजवान, जैसे हमारे गुप्ता जी, वो संचालन कर रहे थे। संचालन करते करते बोले, अच्छा दोस्तों, अब मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूँ जिन्हें आप जी भर करके सुन लें, हम तो अगली साल भी आ जाएंगे। हम तो नहीं सुने। मेरे इन सफेद बालों को देखकर उसे भ्रम हो गया कि अगली साल तक कहां जिएगा। तो बोले, इन्हें जी भर करके सुन लो, हम तो अगली साल भी आ जाएंगे। तब मुझे दोस्तों बड़ा दुख हुआ। मैं अपने वरिष्ठ नागरिकों से कह रहा हूं, और मैंने घर जाकर के अपना शीशा देखा, दर्पण देखा। वैसे मैं दर्पण देखता नहीं हूं, क्योंकि दर्पण कौन देखा करते हैं भाई साहब, सुन लो, कि जिन्हें नहीं विश्वास रूप पर, वो दर्पण देखा करते हैं। क्यों देखते हैं हम दर्पण को बार बार? अरे इधर से जा कम रह गया, इधर से वो हो गया, इधर से वो हो गया। कि जिन्हें नहीं विश्वास रूप पर, वो दर्पण देखा करते हैं। दोस्तों, उस दिन मैंने घर जाके दर्पण देखा, और दर्पण देखते ही मुझे एक वो महाकवि याद आ गया। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए उनका परिचय देने का वो कोई जरूरत नहीं है। और वो कवि है केशव दास। नाम सुना है सभी ने? कितने लोगों ने नाम सुना है कवि केशव दास का? अरे
ये तो लग तो आप सभी पढ़े लिखे से रहे थे। खैर कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी आपको पढ़ा लिखा ही मानूंगा, क्योंकि बेशक आप केशव दास को जानते हो ना जानते हो, केशव दास वो महान कवि रहे हैं जिनको हम कभी पाठ्यक्रम में पढ़ा करते थे। और उनकी विशेषता ये रही थी कि एक बार वो अपने गांव से कहीं जा रहे थे, रास्ते में निकले हुए, तो एक जगह पनघट पर वे पहुंचे। पनघट पर जाकर के उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां, कुछ औरतें, कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं। उन्हें प्यास लगी, वो उस कुएं पर पहुंचे। कुएं पर पहुंच करके उन्होंने कहा कि भाई देवी जी मुझे भी पानी पिला दो। तो वहां पर जो भी आता था वो उनको, केशव दास जी को ऐसे देखता था जैसे कि वो आदमी ना होकर के कोई विचित्र प्राणी आ गया हो, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, बाल पक चुके थे। और ऐसे लोगों को लोग ये समझते हैं कि ये तो बूढ़े ही पैदा हुए थे, बूढ़े ही पैदा होंगे और ऐसे बूढ़े मर जाएंगे। तो केशव दास जी को बहुत दुख हुआ और तब उन्होंने घर जाकर के अपनी 2 पंक्ति लिखी। उन्होंने कहा था केशव दास जी ने कि केशव केसन असकरी जस अरिहु न करा, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जा। कितना दुख हुआ था उनको कि केशव दास तेरे इन बालों ने तुझे पागल बना दिया, तुझे बुढ़ा बना दिया, और ये चंद्र बदन मृगलोचनी तुझको बाबा कह के करके जा रही है। तो तब उन्हें दुख हुआ। दोस्तों, जब मैंने अपना दर्पण देखा तो मैंने भी अपने सफेद बालों को देखा। मेरे अंदर केशव दास की आत्मा प्रवेश कर गई। मैंने कहा कि ओहो, जैसे केशव दास को धोखा दिया था उन सफेद बालों ने, इसी प्रकार से ये मेरे सफेद बाल मुझे धोखा दे रहे हैं। और तब 4 पंक्ति मेरे उद्गार से निकली थी, सुन लो। हमारे श्वेत केशों ने जवानी छीन ली हमसे, हमारे श्वेत केशों ने जवानी छीन ली हमसे, लिखी जो प्यार पर वो ही कहानी छीन ली हमसे। कभी हमको हवाएं दूर से पहचान लेती थी, कभी हमको हवाएं दूर से पहचान लेती थी, मगर अब तो हमारी हर निशानी छीन ली हमसे, मगर अब तो हमारी हर नजर। दोस्तों, मैं कभी निराश नहीं हुआ। जैसा कि माथुर जी ने भी आपके सामने भी जिक्र किया, मैं कभी बुढ़ापे से लड़ा, मैं हारा नहीं, मैंने बुढ़ापा कभी माना नहीं। और तब मैंने अपने उस कवि मित्र को कहा था कि सुन ले बेटे, तू जो जवान बनता फिर रहा है, हमारी बात भी सुन ले, हम बुढ़े पैदा नहीं हुए थे। और तब मैंने लिखा था, न भूलो कि कभी हम भी यहाँ दर्पण रहे होंगे। न भूलो, मैं सभी बुजुर्गों से कह रहा हूँ, न भूलो कि कभी हम भी यहाँ दर्पण रहे होंगे, किसी मन भावनी के हाथ के कंगन रहे होंगे। न भूलो कि कभी हम भी यहाँ दर्पण रहे होंगे, किसी मन भावनी के हाथ के कंगन रहे होंगे। और तुम्हारी उम्र है अब, जो रुचे हमको यहाँ कह लो, मगर हम भी किसी के भाल के चंदन रहे होंगे, मगर हम भी चंदन रहे होंगे। और मैंने उस कवि से कहा था, बेटे तुम क्या प्यार करोगे जो हम बुढ़े कर सकते हैं? बुढ़े ज्यादा अनुभवी होते हैं, जवानों को क्या पता कि प्यार कैसे किया जाता है। तब हमने कहा था कि सुन लो, हमारे प्यार के किस्से बहारों पर लिखे होंगे, जाकर पढ़ लो। ये जो नौजवान बनते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, ये प्यार नहीं करते, वासना करते हैं। बुजुर्ग जो करते हैं प्यार करते, तो सुन लो। न भूलो कि कभी हम भी आए तो गया, हमारे प्यार के किस्से बहारों पर लिखे होंगे, जमी पर, आसमानों पर, सितारों पर लिखे होंगे। और जहां हमने बिताई थी कभी वो प्यार की रातें, समंदर ही क्या नदी के किनारों पर लिखे होंगे, समंदर ही नदी के किनारों पर लिखे होंगे। एक दिन एक गुप्ता जी जो हैं, ये मेरे घर गए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे नौजवान हैं। मुझसे कहने लगे कि अंकल जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने, बेटे गुप्ता जी आप मेरी उम्र से क्या लेते हैं? बोले नहीं बताओ, फिर भी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा बेटे देखो, सच्ची बात तो ये है
कि किसी भी महिला से या बुजुर्ग कवि से उसकी उम्र नहीं पूछा करते। लेकिन दोस्तों ये जिद पर अड़ गए तो मैंने गुप्ता जी को अपनी उम्र बता दी। उम्र बताते ही एकदम चौंक गए, बोले हाँ अंकल जी, तभी तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी उतनी उम्र नहीं है जितने कि तुम सफेद बालों की वजह से लग रहे थे। मैंने कहा भाई साहब तो मेरी क्या गलती है भाई, सफेद बाल तो ये हमारी उम्र के हिसाब से आने हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इनसे कहा कि बेटा यही कौन सा कम है कि इस उम्र में अपने ओरिजिनल बाल हैं तो सही, वरना तो यहां तक आते आते लोग अनुपम खेर बन जाते हैं। ये बोले नहीं अंकल जी ऐसा नहीं चलेगा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आपको नुस्खा बताता हूं। मैंने कहा क्या बात है बेटे? बोले कि मैं एक दवा लिख करके आपको देता हूं, इस दवा को जा करके आप मेडिकल स्टोर से ले आएंगे। और उसका इन्होंने प्रयोग करके मुझे बता दिया पूरी तरीके से। मैंने कहा कि भाई फिर क्या होगा? बोले कि फिर इसको आप लगा के देखिए, आपके बाल एकदम काले हो जाएंगे। मैंने कहा बेटे फिर क्या होगा? ये बोले आप जवान हो जाओगे, आपकी उम्र 20 साल कम लगने लगेगी। उम्र 20 साल कम लगने लगे, दोबारा जवान हो जाऊं, मेरा भी मन ललचा गया। मैं इनको उस लिखे हुए कागज की पर्ची को लेकर एक मेडिकल स्टोर पर गया। तरकीब इन्होंने मुझे बता दी थी। अपने कमरे में बैठा चुपचाप एक कटोरी में मैंने उस कलर से को घोला, अपना एक टूटा हुआ टूथ ब्रश लिया। टूथ ब्रश लेकर के मैं चुपके से अपने सफेद बालों को काले करने वाला था कि तभी मेरा 8 साल का पोता दौड़ा दौड़ा आया। बोला बाबा बाबा क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटे कुछ नहीं, तू अपना खेत में अपना काम कर रहा है। वो बोले नहीं बाबा बताओ। बच्चे ने समझा कि बाबा कुछ खा रहे हैं इसमें से, मुझसे छुपा करके। वो बोला नहीं बाबा बताओ। मैंने कहा कि बेटे तू अपना जा। बोला नहीं। दोस्तों आप जानते हैं कि 3 हट होती है, तिरिया हट, बाल हट और राज हट। तिरिया हट आप सभी परिचित होंगे जो शादीशुदा हैं। राज हट हम भोगते हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। जो भी हमारा राजा यानी कि जो भी हमारे ऊपर आ जाता है हमें उसकी आज्ञा माननी पड़ती है, चाहे वो सफेद करे चाहे काला। लेकिन बाल हट सबसे ज्यादा भयंकर होती है और उस बाल हट के सामने मुझे झुकना पड़ा। मैंने उसे बताया बेटे मैं अपने सफेद बालों को काले कर रहा हूं। वो बोला बाबा सफेद बालों को काले क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बेटे जवान हो जाऊंगा, मेरी उम्र 20 साल कम लगने लगेगी। बच्चे के मन में न जाने क्या परिवर्तन आया। वो चुपके से घर के अंदर गया, उसने भी एक कटोरी में पानी ली, घर में रखी हुई सफेदी को घोला, सफेदी को घोलकर अपना ब्रश उठाया और मेरे पास आकर अपने उन काले बालों को सफेद करने वाला था कि तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे बेवकूफ ये क्या कर रहा है? वो बोला बाबा हट जाओ, मैं अपने काले बालों को सफेद कर रहा हूं। मैंने कहा क्यों कर रहा है? और दोस्तों अगर बच्चे के उत्तर से कहीं आपकी संस्कृति या सभ्यता की झलक आती हो तो उस बच्चे को आशीर्वाद दें। मैंने कहा अपने काले बालों को सफेद क्यों कर रहा है? बच्चा बोला बाबा घर में कोई बड़ा बूढ़ा भी तो होना चाहिए, घर में कोई बड़ा बूढ़ा। दोस्तों हमारी वो संस्कृति है, हमारी वो परंपरा है कि जब ईश्वर ने हमको ये उम्र दी है हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तूने चाहे सफेद बालों के साथ दिए, हमें यहां तक पहुंचा तो दिया है, इसलिए उसका धन्यवाद करिए। और उस बच्चे की बात को लेकर के मैं अभी बात चल रही थी। एक दिन मैंने मोदी जी से एक चुनाव अभियान के टाइम पर वो मिले, मैंने मोदी जी से अलग से चुपके से पूछा मोदी जी एक बात बताइए, आपने ये जो आदि बाहों का कुर्ता या आदि बाहों की कमीज ये पहनते आखिर क्या तमाशा है? बोले भाई ये मत पूछो, मेरा बहुत गहरा दर्द है। मैंने कहा क्या बात है, दर्द क्या है, जरा हमको भी तो बताइए, हम भी आदि बाहों का कुर्ता पहनने लगेंगे। तो वो बोले कि अच्छा सुनना ही है तो सुनिए। तो उन्होंने जो अपना दर्द सुनाया था दोस्तों, शब्द मेरे हैं, दर्द उनके हैं। उन्होंने जो कुछ कहा था उस आदि बाहों के कुर्ता या कमीज पहनने के ऊपर, उन्होंने सुनिए उन्होंने क्या बताया।
बोले एक दर्जी ने हमारे कुर्ते में आस्तीन ही नहीं लगाई। हमने गुस्से में कहा, क्यों भाई, ये तुमने क्या किया है? हमारी कुर्ते का कपड़ा ही बचा लिया है, मेहरबानी करके इसमें आस्तीन लगाइए। दर्जी बोला, बाबूजी आप तो पढ़े लिखे और देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, आप तो मान जाए। हाँ सब चले। तो इस तरीके से तो दोस्तों, मैंने जब मोदी जी से पूछा कि आप आदि महापा क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक दर्जी ने हमारे कुर्ते में आस्तीन ही नहीं लगाई। हमने गुस्से में कहा, क्यों भाई, ये तुमने क्या किया है? हमारे कुर्ते का कपड़ा ही बचा लिया है, मेहरबानी करके इसमें आस्तीन लगाइए। दर्जी बोला, बाबूजी आप तो देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, आप तो मान जाइए और अपने कुर्ते में आस्तीन मत लगवाइए। मोदी जी बोले, क्यों? दर्जी बोला, क्यों? और दोस्तों, ये जो दो पंक्ति मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, अगर आप इन जैन को समझ सकते हो तो इसे अपने साथ अपने घर ले जाना। दर्जी बोला, क्यों कि ये लंबी आस्तीनों वाले लोग